हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे मजेदार और तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। टेंशन मत लो, 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आज तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगा। लेक्चर बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, बहुत मजा आने वाला है। बड़े भाई की छोटे भाई बहनों को एक छोटी सी एडवाइस है, कान में लीड लगा लेना। बाद में मम्मी ने चप्पल वप्पल मार दी, मुझसे मत बोलना कि भैया हमें चप्पल खिलवा रहे हो आप बैठकर। उसके बाद तुम्हारी मम्मी मुझे भी गाली देंगी बेटा, और तुम्हें भी गाली देंगी, पता नहीं क्या तेरा मास्टर पढ़ा रहा है और मेरा बच्चा पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है। तो फ्री एडवाइस है भाई, लेक्चर को शुरू करने के बाद चुपचाप किसी कोने बैठ के कान में लीड लगा के मस्त सुनते चले जाना, सारी चीजें मक्खन क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ शुरू करते हैं और डायरेक्टली कहां पे मूव करेंगे। सवाल ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, कि भैया रिप्रोडक्शन क्या होता है। भाई रिप्रोडक्शन का मतलब है गिविंग बर्थ टू यंग वन, अपने ही जैसों को जन्म देना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। आओ देखो, ये हो गया हमारे फादर, ये हो गई हमारी मदर, इन्होंने मिलकर क्या करा, एक बच्चा पैदा करा, इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, गिविंग बर्थ टू यंग वन। अब सवाल ये आता है कि भैया हम रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं। शाबाश, आधे नलायक कहेंगे भैया हमको मजा आता है, मैं मार लगाऊंगा नलायकों, मजा आता है इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि क्या बनी रहे हमारी बेटा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहे, ना कि मजा आता है। आज समझ में आएगी नहीं, किसी को बोल दो तो मैं मार मुंह लगा देगा, फिर देखना। तो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाएगा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है भाई, देखो मान लो यहाँ पे दो कपल है, उन्होंने सोचा आज हमें बच्चा पैदा करना है, उन्होंने क्या करा, बच्चा पैदा कर दिया। अब उसके आगे वाली पीढ़ी कह रही है भैया हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उसके आगे वाली पीढ़ी आई नहीं, तो क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर आने वाले लोग कहां से आएंगे भाई, एक दिन पूरी पृथ्वी साफ, केवल क्या बचेगा, पेड़ पौधे बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो भाई कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब रिप्रोड्यूस करने के बच्चों हमारे पास दो मेथड है, पहला कौन सा है, एसेक्सुअल, और दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल। आओ समझते हैं दोनों को कि एसेक्सुअल सेक्सुअल क्या होता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मान लो भाई साहब, रियल में इमेजिन मत करना, केवल और केवल जजमेंट है, केवल और केवल इमेजिनेशन है। तो मान लो मैं यहां पे खड़ा हो गया, मैंने सोचा कि मैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करूंगा। अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब है ना तो मैं स्पर्म बना सकता हूं और ना मैं ओवम बनाएगा, मैं सब बना सकता हूं ओवम छोड़ के। बात समझेंगे, इमेजिन कर लो, दीपक भैया स्पर्म नहीं बनवा रहा, गधा कहीं का। तो मान लो, इमेजिन कर लो कि यहां पे हम लोग क्या हो गए, मैंने यहां खड़ा हो गया, मैंने बोला कि अब मैं क्या करूंगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करूंगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, केवल और केवल एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। मैं अकेला ही 4-5 बच्चे पैदा कर दूंगा, अकेला, और सारे के सारे देखने में भाई तुम्हारे भाई जैसे होंगे, सारे के सारे पहचान के बता दो ओरिजिनल दीपक भैया कौन से हैं, पहचान ही नहीं पाओगे। तो इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, दूसरा इसमें स्पर्म ओवम की जरूरत नहीं है, और तीसरा सारे के सारे दिखने में मेरे भाई कैसे होंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे, पता ही नहीं लगा पाओगे भैया कि ओरिजिनल दीपक भैया कौन सा, ध्यान रखना। हाँ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलो जल्दी क्या होगा, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट, कोई गैमीट नहीं बनेगा, जो बच्चा पैदा होगा, बच्चों को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, जो बच्चा पैदा होगा सेम होगा बेटा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, 1-2 मिनट में ही कर देंगे हम सारा काम। दूसरा, ये ज्यादातर यूनिसेलुलर और सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं, एग्जांपल है अमीबा और हाइड्रा। आ जाओ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, इसमें 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, मेल और फीमेल, इसके अंदर स्पर्म एंड ओवम चाहिए होंगे। अरे वाह, इसके अंदर आती है जेनेटिक वेरिएशन। भैया जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है अभी समझा दो, टेंशन नहीं। इसके बाद भैया स्लो प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होगा, और इसमें काम कौन करता है, इंसान, डॉग, फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट एक्सेट्रा। देखो ना कितने स्वीट सी फैमिली है, इन्होंने क्या पैदा करा, चिंटू मिंटू पैदा करे कि नहीं करे। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से स्वीट सी फैमिली ने चिंटू मिंटू को जन्म दिया। आ जाओ शुरू करते हैं। हाँ भैया, मैं तो उसी का बहुत देर से वेट कर रहा हूं, जल्दी पढ़ा दो। आओ बच्चों, अभी मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं वेरिएशन। भैया वेरिएशन क्या होता है, अरे वेरिएशन का मतलब है चेंजेस जो हमें माँ बाप से मिलते हैं। समझने की कोशिश करना भाई, ये 2 चीजें हैं, ये 2 प्राणी हैं, एक का नाम है मिंटू और एक का नाम है चिंटू। मान लो कि चिंटू जो है हमारे मेल हैं और जो मिंटू जी हैं वो हमारी फीमेल हैं। अब क्या हुआ, ये किसी तरीके से इंस्टाग्राम पे इनकी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद इनका आपस में संपर्क हुआ, कांटेक्ट हुआ। अब ये अच्छे दोस्त बन गए, दोस्त से इन्होंने कहा कि चलो अब हम सेटल भी हैं, अब हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब हम बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, बच्चे की प्लानिंग करी, पर एक कंडीशन थी, जो मिंटू थी भाई साहब, ये +50 डिग्री में रहती थी, मतलब जहां ही रहती थी वहां का
टेम्परेचर कितना होता है +50 डिग्री, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता +50 हो जाए। अब जो हमारे चिंटू जी हैं एक हमारी तरह एकदम कूल भैया एकदम, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये कहाँ रहते हैं -50 में, एकदम ठंडे एनवायरमेंट में, दिमाग से भी शांत और वैसे भी शांत। बात समझ में कि नहीं? इन्होंने कहा चलो बच्चे पैदा कर लेते हैं। अब जब इन्होंने बच्चे पैदा करे, अब इनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था चिमिंटू। अब देखो चिमिंटू क्या हुआ, चिमिंटू के अंदर दोनों कैरेक्टर आ गए, +50 भी और -50 भी। मतलब ये बच्चा +50 की गर्मी को भी झेल सकता है और हमारे जैसी -50 डिग्री की ठंड को भी झेल सकता है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या करेगी बेटा, क्या अब ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो देखो ध्यान से समझना कि भैया वेरिएशन क्यों जरूरी है। पहला, भैया वेरिएशन क्या करेगा? सर्वाइवल में हेल्प करेगा। अरे वेरिएशन से नई प्रजाति बनी थी कि नहीं, चिमिंटू एक नया आदमी पैदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी रे। अगला अडेप्टिंग कर देता है, मतलब अडेप्टेशन कर देगा कि मान लो कि एकदम से क्या हुआ, जो वहां पे थी हमारी जो मिंटू जी थी, वहां पे एकदम -50 हो गया, क्या वो झेल पाएंगी उसको? लेकिन चिमिंटू कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे पहले से चिलूं, अब तो और चिलूं क्योंकि पापा के कैरेक्टर आ गए मेरे अंदर। तो देखो ये क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो याद रखना बेटा वेरिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो एसेक्सुअल के अंदर नहीं होगी, केवल और केवल किसके अंदर होगी? सेक्सुअल के अंदर। अब भैया ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, वेरिएशन कराता कौन है? तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे अहम चीज छुपी हुई है जिसका नाम है डीएनए। क्या देने का नहीं, अबे डीएनए देने का नहीं बे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नालायक, ध्यान से पढ़ा कर, ठीक है। आगे चलो। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया अभी तो आपने बताया एक आदमी 5 बच्चे पैदा कर देगा, वो भी चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में। अबे उसके बहुत सारे मेथड है, ध्यान से देख कौन कौन से हैं। तो पहला है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ध्यान से सुनना है, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2 और फ्यूजन का मतलब है तो टूटना। 2 इक्वल हाफ में तोड़ देंगे, समझ में आया? अब मैं अपना एग्जांपल नहीं दूंगा। मान ले मेरे पास एक आदमी खड़ा है, मैंने उसको ऊपर से तोड़ा, एक नीचे से तोड़ा, 2 इक्वल हाफ में तोड़ दिया। बात समझे? इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। तो देख इसको बोलते हैं अमीबा। ये है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपनी बॉडी के 2 इक्वल हाफ्स कर लेगा। देख रहे हो बेटा टूटता जा रहा है और यहां से 2 प्रोजेनी का जन्म हुआ, खोपड़ी लगा। और मेरे को बस एक बात का जवाब दे दो, क्या ये सेल कभी मरता है? क्या ये सेल कभी मरा? अरे कहां मरा मेरे भाई? ये सेल ने क्या करा, अपने फॉर्म चेंज कर दिए। मतलब याद रखना यार कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। सारे के सारे कैसे हो जाते हैं? वो इमॉर्टल हो जाते हैं, क्योंकि जब वो फिशन करते हैं तो वो खुद थोड़ी ना मरे, इक्वल पार्ट में और डिवाइड हो गए और नए रूप में और पैदा हो गए मेरे भाई, और उल्टा जवान हो गए, बूढ़े कहां हुए? ये तो सही आदमी है यार। दूसरा क्या, अमीबा और बैक्टीरियन का एग्जाम्पल हो गए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो बडिंग क्या होता है बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पाया जाता है वाटर में, इसको बोलते हैं हाइड्रा। ये कैसे बच्चे पैदा करता है? ये बच्चे पैदा करने के लिए एक नई टेक्निक लगाता है। उस टेक्निक में क्या करेगा, यहां साइड से बच्चे पैदा करेगा। है साइड से, आओ देखो साइड से कैसे करेगा। तो ये क्या करेगा, यहां से एक आउटग्रोथ निकालेगा, इसको बोलते हैं नन्ही जान बर्ड। क्या बोलेंगे? बर्ड। बात समझ में? अब ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी। जब इसको लगेगा कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, एक काट दो अलग, उसको काट के अलग कर देगा और अब वो धीरे धीरे नया हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगा। इसको बोलते हैं बडिंग। एग्जाम्पल हाइड्रा। अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है नन्ही जान छोटे छोटे टुकड़े कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो जैसे तुम्हारे दिल के टुकड़े करे गए थे ना, तुम्हारी सेटिंग वेटिंग जब छोड़ के गई थी, दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वैसे ही यहां पर भी टुकड़े होंगे। अब देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन में ये है हमारी एक एल्गी जिसको बोलते हैं काई, जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। ये क्या करेगी, अपनी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देगी, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, और फिर ये सारे के सारे टुकड़े ग्रो करेंगे। अब उससे रिलेट मत करना मेरे दिल के टुकड़े हुए थे, मेरा दिल ग्रो करेगा। अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड्स होंगी। हैं नालायक कहीं के, बहुत ज्यादा सोचते हो तुम लोग। अब देखो अगला क्या है, अगला है हमारा रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन का मतलब समझो, ठीक है। देखो रीजनरेशन में समझेंगे। अरे भाई आजा, कहां चला गया, हट बे। देखो रीजनरेशन में क्या है, रीजनरेशन में एक ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया। क्या बोलेंगे? प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया का एक खास तरह की चीज है। इस प्लेनेरिया को जितना काटोगे उतना ही ग्रो करेगा मेरे भाई। तो मान ले मैंने एक कट यहां लगाया, एक कट यहां लगाया, एक कट यहां लगाया, जितने कट लगाए अरे तेरी उतना ही नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो गया। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, क्योंकि इसके अंदर रीजनरेटिंग सेल होते हैं। और कहां होते हैं भाई रीजनरेशन? अरे तुम्हारे लीवर में भी रीजनरेशन होता है। और कहां होता है भैया
रीजनरेशन, छिपकली की पूंछ में वहां भी रीजनरेशन होता है, तो याद रखना। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। अगला क्या है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखो, स्पोर फॉर्मेशन की कहानी सुनो। क्या आप लोगों ने घर में ब्रेड देखी है? ब्रेड के ऊपर कभी फफूंद लगी देखी है? तो वो कहां से आती है? सुनो, हवा में एक खास तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं फंगस। और बेटा ये हर जगह है, हर जगह, सब जगह फंगस ही फंगस पड़ा हुआ है। तो ये यहां पर हमारे पास फंगस है और फंगस का नाम है राइजोपस। पेपर में आया नन्ही जान, लिख लियो सारे, कहीं मजाक मजाक में ले जाए तो। राइजोपस है जो फंगस है, ये क्या करेगा, हवा से उड़ के आया कहीं पे और कहां लैंड कर गया, ब्रेड के ऊपर लैंड कर गया। एंड जैसे ही ब्रेड के ऊपर लैंड करेगा, ब्रेड को खाएगा 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 खाएगा। और जब खाएगा अब उसे लगेगा कि यार मैंने अब अपने बच्चे पैदा करने हैं और मैंने सारी जगह ये ब्रेड खत्म कर दी, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने अपनी इतनी बड़ी आबादी क्रिएट कर दी। तो अब क्या करेगा ये, अब उन बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि ब्रेड का तो सारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया, तो उन बच्चों को बचाने के लिए यहां से एक गुब्बारे स्ट्रक्चर बनाएगा जिनको बोलते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। जब फंगस को लगेगा कि ब्रेड का सारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया है तो वहां से वो ऐसे गुब्बारे निकालेगा, उनको बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडीज। और उन गुब्बारों के अंदर बड़ी सुंदर संरचना है, ध्यान सुनना, उन गुब्बारों के अंदर क्या करेगा, अपने बच्चों को स्टोर करना चालू कर देगा, जिनको बोलते हैं स्पोर। तो बेटा ये जो अंदर है ना, इनको बोलते हैं स्पोर। और ये जिस थैली के अंदर भरेगा उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। अब यार फंगस के पास हमारी तरह दिमाग थोड़ी ना है ना? क्या हो गया भैया, दिमाग तो हमारे पास भी नहीं है, बात तो सही है यार। तो देखो, तो यहां पे क्या हो गया, इसके पास दिमाग तो है नहीं, है ना, इसके लिए दिमाग तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और एक टाइम आएगा जब स्पोरेंजिया फट जाएगा, और जैसे स्पोरेंजिया फटेगा वैसे स्पोर क्या करेगा, बाहर गिरेगा। और बाहर गिरने के बाद जहां भी उसे क्या कंडीशन मिलेगी, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी, और जहां भी लैंड करेगा वहां पे नया हमारा फंगस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, ये सारी चीजें हैं। तो फंगस का ये एग्जांपल है, देख लो इस तरीके से ये स्पोरेंजिया हो गया, यहाँ पे गिरा और यहाँ पे एक नया हमारे पास फंगस तैयार हो गया, खत्म। आसान था कि नहीं था? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है भाई? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है प्लांट के पार्ट से ही प्लांट का फॉर्मेशन कर देना। एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, तुम्हारे पेपर में आएगा, इसको रट्टा मार के जाना। देखो, प्लांट के पार्ट से ही प्लांट का फॉर्मेशन कर देना इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भैया दो तरीके से करेंगे, एक तो करेंगे नेचुरल और दूसरा करेंगे आर्टिफिशियल। अरे भैया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? नेचुरल के अंदर क्या होगा, यहां पर एक लीफ है जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे हिंदी में बोलेंगे पत्थर चट्टा। जो पत्थर को चाट जाए दैट इज कॉल्ड पत्थर चट्टा। इसका ब्रायोफाइलम का हिंदी में इसको पत्थर चट्टा बोला जाता है। कहां काम करता है? पत्थर को चाट जाए। पत्थर को चाटने का मतलब ये बेटा स्टोन को किल करने का काम करेगा। तो बॉडी में जब स्टोन हो जाता है तब इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना। अब देखो क्या इसमें से देख रहे हो, छोटे छोटे यहां पे क्या निकलते जा रहे हैं, छोटे छोटे यहां पे पौधे निकलते जा रहे हैं। अरे लीफ में से ही लीफ अराइज हो रही है, इसी को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जांपल लीफ हो गई किसकी? ब्रायोफाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट। रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। पोटैटो, अरे पोटैटो का खेल तो तुम्हें पता ही है ना। अरे एक आलू लगाओ और पूरे खेत में आलू ही आलू हो जाते हैं, नीचे के नीचे। पता नहीं है, ये अजीब जादू चल रहा है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पोटैटो क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऊपर से उसके छोटी छोटी लीफ अराइज होती है और वहीं से नया आलू फॉर्म हो जाता है। आगे चलो, अब देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है बेटा? ये वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जिसको हम करेंगे, इंसान करेगा। अब देखो कैसे करेगा। इसको करने के लिए तीन मेथड है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। आजा नन्ही जान, खत्म करते हैं। देख कटिंग क्या होता है। तो कटिंग में क्या करेंगे, प्लांट लेंगे, यहां से काटेंगे, एकदम रूट में लगा देंगे, नया प्लांट का फॉर्मेशन। कटिंग, काट के जमीन में लगाया नया प्लांट, कटिंग। अगला देखो लेयरिंग। लेयरिंग क्या होगी? अरे जो प्लांट का कोई एक तना निकल रहा होगा ना, उस एक तने को लेंगे और जमीन में ऐसे घुसा घुसा के लगा देंगे। और जहां से भी ये जमीन में टच होगा वहां पे जड़ें आना शुरू हो जाएंगी। रे समझ में आया क्या? यहां से क्या आना शुरू हो जाएंगी, जड़ें आना शुरू हो जाएंगी। और इस टेक्निक को बोलते हैं लेयरिंग। अब देख ग्राफ्टिंग क्या होगा बेटा? ये आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। सुनो, आम का पौधा जो होता है, आपने देखा होगा, आम के पौधे क्या करते हैं यार, 3-4 साल बड़े होते हैं, पूरे 2-3 मंजिल के जब हो जाएंगे, जब जाके उस पे आम आना शुरू होंगे। आजकल ऐसे पौधे पैदा हो गए हैं, अबे जमीन में लगाया इतना सा बड़ा आम आ रहा है। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं देखो, तो इसमें क्या करेंगे, एक नीचे से हम अपना कोई और पौधा ले लेंगे, ऊपर से हाइब्रिड पौधा ले लेंगे और दोनों में ऑब्लिक कट्स लगाएंगे। यहां पे एक कट लगाया, यहां पे एक कट लगाया, और दोनों को इस तरीके से हम जोड़ देंगे। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये जब कंबाइन हो जाएंगे और दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाएंगी, और जब दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाएंगी, इसी टेक्निक को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट बना देना। तो ये आप देख सकते हो, जो नेचुरल पौधे होंगे ना, उनमें गांठ ऐसे नहीं होती है। अरे ग्राफ्टिंग पौधे में ना, कभी ध्यान से देखना, बीच में एक गांठ सी दिखाई देगी, मतलब ये होगी स्टेम और यहां पे गांठ सी दिखाई देगी। इसका मतलब ये कैसा पौधा है मेरे भाई? ग्राफ्टेड पौधा है। समझ में आया ग्राफ्टिंग? आ जाओ, एग्जांपल याद रखना भैया कि लेयरिंग के एग्जांपल क्या है, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी। इसके एग्जांपल ग्राफ्टिंग के क्या है, मैंगो एंड एप्पल। और कटिंग के एग्जांपल क्या है, रोज एंड मनी प्लांट। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चलो भैया आगे चलो
भैया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या है? पहला भाई फास्टर रिप्रोडक्शन है। अरे इसमें कहीं बीज का इस्तेमाल हुआ? अरे जब बीज का इस्तेमाल हुआ ही नहीं तो क्या उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सीड दिखाई देंगे? ना रे ना। तो याद रखना भाई, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं, ये सीडलेस प्लांट उगा सकते हैं और इन प्लांट के अंदर सीड ही नहीं आता। ये अच्छी बात है यार कि हमें क्या मिलेगा, ज्यादा जूसी कंटेंट मिलेगा, तो ये चीज अच्छी है। तो यहां पे क्या करेंगे, इकोनॉमिकली और इजी है फार्मर्स के लिए इसको उगाना। पहले बहुत समस्या आ रही थी यार, पहले बीज लो, फिर बीज को पानी में भिगाओ, फिर उसको छिड़को, तो समस्या थी। अब वो सारी समस्या समाधान हो गया। आ जाओ भैया, अब क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आधे जनता की खोपड़ी चकराई। अरे भैया इंसान तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, प्लांट कैसे करता होगा मैं बताता हूं। प्लांट क्या करता है बेटा, तुम्हारी तरह जैसे ही एकदम रात का मौसम हुआ, जैसे रात के 12 बजे मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, चंद्रमा मामा एकदम खिले हुए हैं, पेड़ देख रहा है, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, एकदम अपनी जगह से निकला, कोई नहीं है, यहां गया दूसरे पेड़ के पास, उनके बीच में कुछ जादू ही हुआ और फिर वापस से आके वहां पे लग गया और वापस से मट्टी वट्टी सही कर ली। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, है ना? मार लगेगी, ऐसे नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो तो प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए इसका सबसे अहम हिस्सा जो कि है इसका फ्लावर। देखो बेटा ये है फूल। अब फूल के अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे स्टिग्मा, इसको बोलेंगे स्टाइल, इसको बोलेंगे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, फीमेल पार्ट बनाती हैं। और एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं नन्ही जान, मेल पार्ट बनाते हैं। तो क्या मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो याद रखना एक ऐसा फ्लावर है बेटा हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर, और इसी के थ्रू क्या करेगा, प्लांट अपने बच्चे पैदा करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अब आगे की कहानी बेटा याद रखना, ये अभी बात करते हैं, चलो आ जाओ बात ही कर लेते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर क्या ये हरे हरे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो एंथर के अंदर क्या भरे हैं, पोलन ग्रेन। अरे जैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म भरे होते हैं ना, वैसे खोपड़ी लगाया कर मेरे भाई, जैसे टेस्टिस के अंदर क्या भरे हुए हैं, स्पर्म भरे हुए हैं, वैसे ही एंथर के अंदर क्या भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। अब देख क्या ये ऊपर वाला स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करेगा, जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करेगा वो किसके ऊपर करता है, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आके पोलन ग्रेन लैंड करता है। अब जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करेगा, पोलन ग्रेन लैंड करने के बाद एक केमिकल की ट्यूब छोड़ता है, केमिकल की ट्यूब, सच की ट्यूब नहीं है, केमिकल छोड़ता है। हमें लगता है कि ट्यूब जा रही है, तो यहां से केमिकल की ट्यूब आई 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 और नीचे घूमते 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 कहां जा रही है, फीमेल एग सेल के पास। इसके साथ उसको जुड़ना है, जैसे ओवम के साथ स्पर्म जुड़ता है ना, ऐसी ये एग सेल है। तो याद रखना बेटा इसको क्या बोलते हैं, हम एग सेल बोलते हैं, जिससे जाकर ये पोलन ट्यूब टकराएगी। बात समझ में? और जैसे ही पोलन ट्यूब टकराएगी, अरे ये जो ओवरी है ना, ये जो बाहर वाला ओवरी है, ये फ्रूट बना देगा, और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ओव्यूल, ये सीड बना देगा। कभी आपने वो खाया है, मैंगो खाया? मैंगो में आम कहां दिखता है, आम का जूसी कंटेंट है वो कहां है, बाहर, लेकिन सीड कहां दिखाई देता है, सीड उसके अंदर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो इस कंडीशन को याद रखना नन्ही जान कि जब भी कभी फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ओवरी बनाएगा फ्रूट और ओव्यूल बनाएगा सीड। अरे आसान है या मुश्किल है, आसान है कि मुश्किल है, याद रखना बेटा बहुत ईजी है। दोबारा बता देता हूं, पोलन ग्रेन आए, लैंड करे स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा ने रिलीज करी पोलन ट्यूब, गई एक्सेल के साथ फ्यूज हुई, एंड जैसी फ्यूज होगी कुछ यहां पे चेंज होगा, फ्लावर एकदम से रूप बदलेगा और फ्लावर रूप बदल के जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेगी और जो ओव्यूल है वो सीड बना लेगा। खत्म। चलो भैया आगे चलो। अब देखो पॉलिनेशन क्या होती है। अरे एक बात बता यार, एक बात बता, अरे ये पोलन ग्रेन क्या ऐसे ही चले जाते हैं क्या, इसको कोई ना कोई तो लेके जाएगा ना, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये चीज याद रखना। आओ खत्म करते हैं। चलो देखो तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनेशन में ट्रांसफर करेंगे। देख क्या ये फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है, क्या यहां से पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या सेम फ्लावर के ऊपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब देख क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरा फ्लावर है और पोलन ग्रेन इस पहले वाले से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आएंगे। अब सवाल ये है भैया यहां से पोलन ग्रेन लेके कौन आएगा, तो इनको एजेंट्स बोलते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स। वो कौन कौन से है, वो हवा हो सकती है, वो पानी हो सकता है, वो इंसेक्ट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। चलो भाई आगे चलो। अब देखो फर्टिलाइजेशन तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया। फर्टिलाइजेशन में क्या बता, जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करेगा, आगे बता, जवाब दे जल्दी बता। पोलन ग्रेन लैंड करेगा, क्या करेगा, पोलन ट्यूब रिलीज करेगा, किसके साथ जाके फ्यूज होगी, एक्सेल के साथ, और जैसे ही एक्सेल के साथ फ्यूज हुई क्या बनेगा, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो ये चीज मेरी याद रखना, फर्टिलाइजेशन खत्म। तो ये सब यही लिखा हुआ है, बकवास किसी काम का नहीं है। अरे इतना टेंशन मत दिया यार, छोटी जिंदगी है यार, है
इसी में तुम परेशान हो जाते हो। आओ पढ़ो आगे। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन, आधे बच्चों की आत्मा यहां पे खत्म हो जाती है कि भैया डबल फर्टिलाइजेशन आया, मेरा शरीर मेरी आत्मा छोड़ के निकल गया, भैया इसको कोई आसान तरीके से सिखा दो। ऐसा मेथड सिखा दूंगा यूनिवर्सल, कभी भूलेगा नहीं। एक बार में सिखाऊं, एक बार में, आज शुरू कर। देखो बच्चों, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि हमें डबल फर्टिलाइजेशन समझना है तो हमें एक चीज समझनी है, प्लॉइडी लेवल। ये प्लॉइडी लेवल क्या है? अरे अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, मैंने एक आदमी के बारे में बताया था जिसको बोलते हैं चिमिंटू। तो यहाँ पे क्या है, चिंटू और मिंटू ने मिलकर एक आदमी पैदा करा जिसका नाम क्या है, चिमिंटू। एक बात बताओ यार, इस चिमिंटू की बॉडी में क्या क्रोमोसोम है कि नहीं है? अरे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? बॉडी के अंदर होते हैं 46। लिखने का तरीका 2n। तो बेटा ये जो 2n है ये इसका प्लॉइडी लेवल है। प्लॉइडी लेवल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो लिखने का तरीका हो गया 2n। सिंपल सीधी बात है। बात समझ में आएगी नहीं है? कोई आपसे बोले कि मेरा प्लॉइडी लेवल 3n, तो उसका प्लॉइडी लेवल 3n का मतलब इसके साथ 3n क्रोमोसोम्स होंगे। मेरा प्लॉइडी लेवल n, तो शायद इसके अंदर n क्रोमोसोम होंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्लॉइडी लेवल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वो वेरी करते हैं, वो सेम नहीं होते। इंसानों में 46 होते हैं। आओ शुरू करते हैं। देखो बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन आत्मा सच में खींच लेगा। देखो यार, क्या आपको ये स्टिग्मा दिख रहा है? क्या आपको ये स्टाइल दिख रहा है? और क्या आपको ये ओवरी के अंदर ओव्यूल दिख रहा है? मैंने इस ओव्यूल को जूम करा। अब ओव्यूल को जूम करने के बाद ये ऊपर 3 सेल लगे हुए हैं, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी किसी काम के नहीं है। बीच में 2 सेल लगे हुए, इनको बोलते हैं बेटा पोलर न्यूक्लियाई। बीच में 2 सेल, पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोलेंगे एग सेल। और इनका भी कोई काम नहीं है, अभी मतलब बड़ी क्लास में आओगे तो सीख लोगे। याद रखना बच्चों, इसका प्लॉइडी लेवल है n, इसका प्लॉइडी लेवल है n। प्लॉइडी लेवल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अरे बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है n, इसके अंदर क्रोमोसोम्स है n। जल्दी बता, n और n मिलके क्या बनेगा? 2n बनेगा, नहीं बनेगा? तो पोलर न्यूक्लियाई का जल्दी बता कि प्लॉइडी लेवल क्या हो गया? 2n। क्या यहां पे प्लॉइडी लेवल n दिख रहा है? तो एक्स सेल का प्लॉइडी लेवल होता है n। बात समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ो। देखो क्या होगा, जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करता है, बेटा हमें आज से पहले बताया गया था पोलन ट्यूब निकलती है, पर ये नहीं बताया गया कितनी। बेटा पोलन ग्रेन 2 पोलन ट्यूब निकालता है। तो ये पहली पोलन ट्यूब निकली जिसका प्लॉइडी लेवल कितना है? n। ये दूसरी पोलन ट्यूब निकली जिसका प्लॉइडी लेवल कितना है? n। प्लॉइडी लेवल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये n क्रोमोसोम लेके आ रही है और ये n क्रोमोसोम, और दोनों कहां भाग रहे हैं? ओव्यूल के अंदर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एक्स सेल और पोलर न्यूक्लियाई। देख क्या हुआ, ये नीली वाली देखो, ये लेकर आई n क्रोमोसोम, लेकर आई, किसके साथ? नीली वाली फ्यूज हुई किसके साथ? इसके साथ, एक्स सेल के साथ। तो देखो क्या बनेगा, n प्लस n क्या बनेगा? 2n। अरे n प्लस n क्या बनेगा? 2n, जिसको बोल देते हैं जाइगोट। तो जैसे ही फ्यूज होगी किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। अगला देखो, ये हरी वाली देखो, ये लेकर आई n क्रोमोसोम, और किसके साथ जाके फ्यूज हुई? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जहां पे देखो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुई। अरे एक बात बता, ये 2n पहले से था, n और आ गया तो क्या बनेगा? 3n बनेगा, नहीं बनेगा? तो देख 2n प्लस n क्या बना? 3n। अब ये दोनों आगे क्या बनाएंगे? तो बेटा जैसे ही यहां पर ये n क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा, ये बनाएगा तुम लोगों का जाइगोट, और वो बनाएगा तुम लोगों का एंडोस्पर्म। अब जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसको न्यूट्रिशन देगा कौन? तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा ये तुम्हारा एंडोस्पर्म। इसलिए भगवान क्या करता है, इस पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज कराता है दूसरी पोलन ट्यूब के साथ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो वो न्यूट्रिशन खा खा के धीरे धीरे साइज में बड़ा हो। अब दिमाग लगा, क्या यहां पर 1 2 3 चीजें एक साथ फ्यूज हुई? ट्रिपल फ्यूजन। क्या यहां पर एक बार फर्टिलाइजेशन ऊपर हुई, एक बार फर्टिलाइजेशन नीचे हुई? डबल फर्टिलाइजेशन। काम खत्म। समझ में आया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दोबारा बताता हूं। 2 पोलन ट्यूब आई, एक पोलन ट्यूब जाकर फ्यूज हुई पोलर न्यूक्लियाई के साथ, बनाया 3n एंडोस्पर्म। दूसरी पोलन ट्यूब आई, जाके फ्यूज हुई एक्स सेल के साथ, बनाया 2n जाइगोट। अब बच्चा बड़ा हो रहा है और एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। अब 3 चीजें एक साथ हुई, ट्रिपल फ्यूजन, और फर्टिलाइजेशन 2 बार हुई तो डबल फर्टिलाइजेशन। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन खत्म। चलो आगे चलो। अब देखो भैया तुम्हारा फेवरेट सबसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? इसमें 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। पहला एक स्मार्ट सा लड़का जो क्या बनाएगा हमारे पास? स्पर्म। दूसरी हमारी एक गुड़िया सी फीमेल जो क्या बनाएगी हम लोगों की? ओवम। तो ये चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे स्पर्म और वुमन ये सारी चीजें बनने वाली हैं। आगे चलो भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करेंगे, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। हाँ, खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना सही है तुम्हारे सिलेबस में, बड़ी क्लास में आओगे तब बताऊंगा। हाँ भैया नहीं, हमको सब पढ़ा दो। हाँ सब पढ़ा दो तुम लोग, करेगा ही के। देखो सब पढ़ना है तुम्हें, है
देखो तो इनको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या करते हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्या आपको ये चीज दिख रही है, ये चीज, इसको बोलते हैं एपिडिडमाइस। क्या बोलेंगे, एपिडिडमाइस। तो जब स्पर्म बनते हैं ना, तो स्पर्म ये नहीं तुरंत बाहर आ गए, अबे स्पर्म कहीं पे जाके स्टोर होते हैं। तो टेम्परेरी स्टोर करने का काम कौन करेगा, एपिडिडमाइस, या स्टोर होंगे। अब स्पर्म धीरे धीरे होते हुए इस ट्यूब से, जिसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस से होते हुए यहां से बाहर निकल जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लैंस पेनिस। जो बाहर वाले दिख रहा है ना, इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, आगे वाले हिस्से को, इसको पेनाइल शाफ्ट बोलते हैं। तो याद रखना आपके पेपर में जो पूछा गया है, जब यहां से स्पर्म बनकर बाहर आए, अबे गधो एक बात बताओ, यहां से क्या निकल कर आए, यहां पे बने स्पर्म। क्या बने, स्पर्म। यहां पे स्पर्म बने। अच्छा, क्या यहां से स्पर्म बाहर आते हैं, नहीं बे, यहां से जो बाहर आता है वो स्पर्म नहीं होता, उसको बोलते हैं सीमन। क्या बोलेंगे, सीमन। तो याद रखना स्पर्म नहीं होते, उनको सीमन बोलते हैं। भैया सीमन कैसे बन गया, देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, सेमिनल वेसिकल, तो इनको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। जब यहां से स्पर्म आते हैं ना, तो ये सेमिनल वेसिकल मिलकर एक फ्लूइड छोड़ती है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। दूसरा, जब वो सेमिनल फ्लूइड, लिख देता हूं, सेमिनल फ्लूइड, और साथ में जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो दोनों मिलकर बना देते हैं सीमन। क्या बनाते हैं, सीमन। तो बेटा पेनिस से कभी भी स्पर्म बाहर नहीं आते, पेनिस से क्या बाहर आता है, सीमन बाहर आता है। अगर स्पर्म बाहर आए तो क्या प्रेगनेंसी होगी, कभी नहीं होगी जिंदगी में। बात समझ में आई, उसके लिए हमारे पास सीमन का आना बहुत जरूरी है। अब देखो सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, भैया एक चीज बनाएगा, जिसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, स्पर्म को नरिश करने का काम करेगा। प्रोस्टेट क्या करेगा भैया, जो फीमेल के ना जब बॉडी में स्पर्म जाएंगे, या फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाते हैं, तो वहां पे फीमेल का जो वेजाइना होता है वो एसिडिक होता है, स्पर्म्स को मारना चालू कर देता है, तो उससे प्रोटेक्शन करवाता है। तो उससे प्रोटेक्शन करवाने का काम कौन करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड करेगा। अब भैया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, बेटा ये क्या करेगा, लिब्रिकेट करेगा किसको, पेनिस को। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, पेनिस को लिब्रिकेशन करता है, ऑयलिंग प्रोवाइड करता है। साथ में भैया ये वास डिफेंस क्या करती है, तो बेटा ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है, कहां से कहां, टेस्टिस से बाहर की तरफ। तो ये चीज याद रखना है। दूसरा, एपिडिडमिस क्या करेगा, एपिडिडमिस में भैया टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा। बात समझ में आएगी नहीं है। और भैया पेनाइल शाफ्ट क्या करेगी, पेनाइल शाफ्ट स्पर्म को बाहर लेके जाएगी। कहानी खत्म। तो दोबारा बताता हूं, यहां से क्या बनता है, स्पर्म, लेकिन पेनिस से स्पर्म बाहर नहीं आते, क्या बाहर आते हैं, सीमन। जब स्पर्म यहां से जाते हैं तो सेमिनल वेसिकल क्या छोड़ देते हैं, सेमिनल फ्लूइड छोड़ देते हैं, और जब सेमिनल फ्लूइड छोड़ते हैं तो बाहर निकल कर आते हैं क्या, हमारे सीमन। अब आगे देखो भैया ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहली बात तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा ये बाहर नहीं है, ये शरीर के अंदर है। कहीं आप बाहर से इमेजिन करने की कोशिश करो, ये बॉडी के अंदर होता है, ये वाला पार्ट। बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा बेटा, इस हिस्से को बोलेंगे ओवरी। ओवरी एक चीज करती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ ओवम। तो ओवरी क्या करेगी, ओवम नाम के सेल का बनाएगी, ओवम नाम का सेल बनाएगी, जो हर मंथ फीमेल के यहां से रिलीज होता है। दूसरा बेटा ये क्या है हमारा, सर्विक्स। क्या ये नैरो सा रीजन दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम सर्विक्स। बात समझ में आई। ये क्या है हमारा बाहर, ये बाहर वाला रीजन, इसको बोलते हैं वेजाइना। ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस का मतलब हो गया ये, इसको बोलते हैं मदर का वूम्ब, मां का गर्भ, जिसके अंदर बच्चा रहता है। तो यूट्रस क्या है हमारा, एक ऐसा जगह जहां पे बच्चा रहता है, द बेबी रेसाइड्स। बात क्लियर है कि नहीं है। तो जल्दी बताओ, ओवरी क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। ओवम को कैरी कौन करेगा, ओवरी को कैरी करेगा, ओवम को कैरी कौन करेगा, फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो ट्यूब है ना, ये कैरी कौन करती है, ये क्या कैरी करती है, ये हमारी ओवम को कैरी करेगी, और यहां पे बच्चा रहेगा। क्या आपको ये नैरो सी ट्यूब दिख रही है, इसको बोलते हैं सर्विक्स, और इस हिस्से को क्या बोलेंगे, इस हिस्से को बोलेंगे हम लोग वेजाइना। चलो आगे चलो। अब देखो भैया फर्टिलाइजेशन क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, फर्टिलाइजेशन क्या होती है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या आ गया हमारा, ओवम आ गया। अभी क्या हुआ है, फीमेल की शादी हो चुकी है, तो जब फीमेल की शादी होगी तो स्पर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, डेफिनेट सी बात है। तो यहां से क्या है, स्पर्म आए, स्पर्म आए, स्पर्म आए। बेटा याद रखना, जो ओवम है वो कहां पे वेट करता है, वो वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में। तो स्पर्म आए, स्पर्म आए, स्पर्म आए, और किसके साथ फ्यूज हो गए भाई, ओवम के साथ फ्यूज हो गए। और जैसे ही ओवम के साथ फ्यूज होंगे क्या होगा, देखो जैसे ही स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज है क्या बनेगा, जाइगोट। अब क्या हुआ बेटा, आधे बच्चों को पता ही नहीं है जाइगोट एम्ब्रियो फीटस में क्या डिफरेंस है। ये ओवम, ये स्पर्म फ्यूज हुआ, जाइगोट। अगर एक से दो सेल बने, जैसे ही दो बनेंगे एम्ब्रियो। तो यहां से देख डिवीजन शुरू हुई, अब यहां डिवीजन हो गई, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है ये आगे चल के बच्चा बनाएगा, जिसको बोलते हैं फीटस। तो याद रखना, अब क्या होगा, जैसी फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होती। ओवम आने के लिए वेट करता है। अब जैसी फर्टिलाइजेशन हुई, क्या बच्चा मां से जुड़ेगा, तो मां से जोड़ने के लिए ये ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो याद रखना, ऊपर क्या हमारा प्लेसेंटा लगा हुआ है, बच्चा यहां पे मां के साथ जुड़ चुका है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में। मदर क्या रिलीज करती है, ओवम। फादर क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म। दोनों जाके वहां फ्यूज होते हैं, तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस। चलो आगे कहानी समझो कि भैया इंप्लांटेशन क्या होता है। बेटा इंप्लांटेशन का मतलब होता है बच्चे का मां के साथ जुड़ जाना, इज नोन एज इंप्लांटेशन। तो बच्चा जब क्या करेगा, मां से जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं इंप्लांटेशन। भैया प्लेसेंटा क्या करती है, क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है प्लेसेंटा, तो बेटा ये पेपर में आया है, इसको रट्टा मार के जाना, प्लेसेंटा क्या काम करेगा। प्लेसेंटा क्या करेगा, सबसे पहला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा, मदर के ब्लड को और बेबी के ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, हार्मोन्स प्रोवाइड करेगा, और मदर और बच्चे के ब्लड
को मिक्स नहीं होने देगा। बस खत्म होने वाला है, चिंता मत करो। अब चलते हैं व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज। भैया क्या होगा अगर हमारी फीमेल का एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो वो हर महीने रिलीज करती है। तो देखो मान लो अभी यार 13 साल की उम्र लगी, फीमेल की प्यूबर्टी की एज लगी है, अभी उसकी तुरंत शादी थोड़ी ना हो जाएगी, लेकिन उसने तो क्या हुआ, उसको पीरियड्स आना चालू हो गए। ये क्या हो रहा है भैया, पीरियड्स कैसे आते हैं, आओ समझाता हूं। तो देखो होगा क्या, जैसे यहां से हर महीने के एक शुरुआत में क्या निकलता है, एक एग निकलता है। वो जब एग निकलता है तो वो जाके वेट करता है फेलोपियन ट्यूब में, और बॉडी को लगता है कि शायद अब स्पर्म आएगा, लेकिन शादी तो हुई नहीं है, तो स्पर्म आएगा कहां से। तो बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिक अपनी बॉडी में क्या करती है, सारी चीजें इकट्ठा शुरू कर देती है, क्या पता स्पर्म आ जाए और हम फर्टिलाइज हो जाए, हम बेबी बना दे। तो बॉडी हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। मतलब फीमेल तैयार हो जाती है 13 साल की उम्र में प्रेगनेंसी के लिए, उनकी बॉडी शारीरिक रूप से तैयार हो जाती है, लेकिन मानसिक रूप से वो रेडी नहीं होती हैं। तो अब बॉडी कैसे तैयार हो रही है, तो बॉडी क्या करेगी, अंदर ही अंदर ब्लड का डिपोजिशन करेगी, बाहर की तरफ क्या लगा देगी, नीचे की तरफ एक व्हाइट कलर का प्लग लगा देगी, जिसको बोलते हैं म्यूकस प्लग। इधर ब्लड आया, इधर ब्लड आया। अब यार क्या हुआ, जैसे ही हुआ क्या, मंथ का एंड आया, मंथ के एंड में देखा यार ओवम को लगा स्पर्म तो आ नहीं रहा, और जब स्पर्म आता नहीं है तो ओवम धीरे धीरे खिसक के कहां जाता है, आगे आ जाता है। और जब आगे आता है तो ये जो ब्लड की लाइनिंग है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगी, धीरे धीरे लूज होने लगेगी, और जब ब्लड की लाइनिंग धीरे धीरे लूज होगी तो ये सारी चीजें धीरे धीरे शेड हो जाएंगी, धीरे धीरे नीचे शेड हो जाएंगी, और फीमेल को क्या आने शुरू हो जाएंगे, पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो पीरियड्स कब आते हैं, जब हमारे फीमेल का एग फर्टिलाइज नहीं होता, लेकिन फीमेल हमारी रेडी हो जाती है 13 ईयर्स की एज में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ये भगवान की बनावट है, इस तरीके से होती है। अब ये एक चीज याद रखना कि बेटा फीमेल को पता कैसे चलता है कि अब उनको पीरियड्स आने वाले, तो ये फीमेल अच्छा इसको नोटिस कर पाएंगी कि पीरियड्स आने से पहले आप कभी नोटिस करना बच्चों की यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो वो व्हाइट डिस्चार्ज का कारण ये म्यूकस का प्लग है, जो नीचे व्हाइट कलर का प्लग बनता है, तभी हमें पता चल जाता है कि पीरियड्स आने वाले हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये बॉडी बनाती है, म्यूकस का प्लग बनाती है। अब सवाल आएगा भैया प्लग क्यों बनाती है, कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, अभी रैपिड रिवीजन है, इसको खत्म करो बच्चों। अब आगे देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि एक आदमी जो मेंटली, सोशली, इमोशनली तीनों तरह से फिट है, मानसिक रूप से, इमोशनली, दूसरा हमारे मानसिक रूप से हो गया, फिजिकली हो गया और सोशली हो गया। ऐसा नहीं है कि फिजिकली बिल्कुल कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, सोशली सबसे मार पिटाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब एक बात बताओ, सबसे पहला आता है एसटीडी के। व्हाट डू यू मीन बाय एसटीडी। भैया एसटीडी क्या होती है, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारियों को बोलते हैं एसटीडी। बेटा अक्सर यहां पे होता है, विश्व में सारी जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में हो रहा, पूरे विश्व भर में हो रहा है कि वहां पर क्या करते हैं, एक ही फीमेल के साथ मल्टीपल लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं। उनको पता ही नहीं था कि फीमेल को एक कोई प्रॉब्लम है। अब उस फीमेल ने क्या करा, सभी मेल्स को क्या करा, सभी फीमेल मेल्स को वो बीमारी पास ऑन कर दी। अब वो मेल्स क्या करेंगे, आगे जाके जिससे भी मेट करेंगे वो उसको पास कर देंगे, तो साइकिल चलती रहेगी। तो क्या इससे बचने का कोई संभावना है? हाँ जी है, कोई संभावना है। क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारियों को बोलते हैं एसटीडी। कौन कौन सी होती है बेटा, पहली तो बैक्टीरियल होती है, दूसरी कौन सी होती है, वायरल। वायरल तुम लोगों को पता ही है, इसके क्या बोलते हैं, एड्स। तो याद रखना एचआईवी बोलो या फिर एड्स बोल दो। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी क्या है, एचआईवी एक वायरस है जो क्या करता है, हमारे एड्स को फैलाने का काम करता है। तो एचआईवी वायरस है जो किसको फैलाता है, एड्स को फैलाता है। अब एड्स के अंदर होगा क्या, यही तुम्हारे पेपर में सबसे ज्यादा एड्स होगा क्या, एड्स में क्या होगा, तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। अभी आपको पता है कि मान लो अगर मुझे खांसी हो गई तो खांसी होने के बाद कुछ समय में सही हो जाएगी, लेकिन अगर एचआईवी हो गया तो बेटा फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बिना मेडिसिन के वो सही नहीं होगी, और धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती चलेगी और आदमी की मौत हो जाएगी। तो ये होता है एचआईवी के अंदर। दूसरा बैक्टीरियल में क्या होता है, यहाँ पे एक बीमारी जिसको बोलते हैं साइफिलिस, दूसरा क्या होता है गोनोरिया, यहाँ पे क्या जेनिटल वॉर्ड्स, और ये क्या एचआईवी। तुम्हारे पेपर में एचआईवी है बेटा। ये बाकी सारी चीजें पहचानने के लिए आएंगी, इनको याद रखना। कभी डिटेल पढ़ाऊंगा तब मैं इन डिटेल बीमारियों के बारे में बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद डिटेल लेक्चर भी आएगा जहां मैं इनको भर भर के समझाने वाला हूं 1-1.5 घंटे के अंदर। अब आगे चलो और खत्म करते हैं। अब भैया क्या करूंगा मैं कि भैया मैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो रोक नहीं सकता, तो है ना, मीटिंग कैसे रोक देंगे, मीटिंग कैसे अवॉइड कर दें, तो क्या भैया हम कभी इन बीमारियों से बच ही नहीं सकते। बेटा इनसे बचने के इलाज है। क्या भैया अगर मान लो कि एक कपल है, वो बच्चा नहीं चाह रहे हैं कि उनको बच्चा हो, क्या उसका भी इलाज है? हाँ जी इलाज है। तो देखो बच्चों, अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज करेंगे तो मेथड से आप एसटीडी और दूसरा प्रेगनेंसी दोनों से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, बैरियर आता है। बैरियर में मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, ये दोनों चीजें हैं, ये मेल के लिए और ये वाला फीमेल के लिए। यूज करेंगे तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी और साथ में एसटीडी नहीं होगी। बेटा हार्मोनल मेथड, ये वो मेथड है, इनको बोलते हैं इम्प्लांट्स। इनको क्या करते हैं, फीमेल के यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे 5 साल के लिए प्रेगनेंसी भूल जाओ। 5 साल 7 साल के लिए प्रेगनेंसी फिर आती ही नहीं है। हाँ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बताऊंगा कभी। अगला देखो नेचुरल।
अगला क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसको क्या बोलेंगे, कॉपर टी। ये फीमेल के यूट्रस में लगाई जाती है और लगाने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेस की टीम लगती है। ऐसा ही नहीं खुद से लगा लेंगे नालायकों। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स की टीम लगेगी, इसको लगा देगी। लगाने के बाद ये क्या करेगी, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर देगी 5 से 7 साल के लिए। बॉडी के अंदर ये कॉपर आयन रिलीज करती रहेगी। एंड द लास्ट है सर्जिकल मेथड। ये 5 मार्क्स में पेपर में आएगा। देखो सर्जिकल में क्या होगा, सर्जरी करी जाती है। ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का होता है सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टिच लगाते हैं मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में और खत्म कर देते हैं। देखो क्या करते हैं, अबे मेल फीमेल को खत्म नहीं कर देते, अबे कहीं उल्टा सोलो खत्म कर देते हैं, मतलब मेल फीमेल खत्म। अबे इसमें क्या करेंगे, ये चीज ना प्रेगनेंसी वो नहीं होगी, हाँ कहीं उल्टा सोच लो। तो देखो वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी किसमें करी जाएगी, मेल में। ट्यूबेक्टॉमी किसमें करी जाएगी, फीमेल में। इसमें क्या करेंगे, जो वास डिफेंस थी ना, यहाँ पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे नॉट बांध देंगे। अब देखो स्पर्म तो बन रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। अब तुम लोगों को लगेगा कि भैया स्पर्म बाहर नहीं आ रहा है, बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, भैया उसमें प्रेशर पड़ेगा, फिर हम टेस्टिस तो ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसे कुछ कंडीशन आ रही होगी कि भैया यहाँ पे कट लगा दिया, अब टेस्टिस क्या कर रहे हैं, स्पर्म बनाए जा रहे बाहर नहीं आ रहे, ब्लास्ट हो गए तो एक दिन, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन नहीं होती है, यहाँ पे बस कट करके टाई करके डाल देंगे। दूसरा, भैया अब मैं मर्द कैसे कहलाऊंगा, अबे सब कहलाओगे, सारी चीजें बनेंगी, केवल स्पर्म नहीं बनेगा। बात समझ में आई, केवल वो रास्ता बंद कर दिया, बाकी सारी चीजें तेरी वही है, घबरा मत। दूसरा, फीमेल के अंदर क्या करेंगे, फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब जो थी ना यहाँ पे जो लगी हुई थी, उसको बाहर निकालेंगे, कट करेंगे, नॉट बांधेंगे, अंदर लगा देंगे। अब फीमेल क्या ओवम नहीं बना पाएगी। अब फीमेल सोचेंगी कि भैया मेरे को तो पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे, ओवम ही नहीं आ रहा है। नहीं बच्चे, पीरियड्स एज इट इज आएंगे, पीरियड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और यहां पे हमारा रैपिड रिवीजन भी हो गया पूरा का पूरा खत्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया मुझे इतनी देर से झेलने के लिए। अगर फिर भी इस चैप्टर में कोई भी तुम्हें समस्या है और चाहते हो कि इसका एक डिटेल वर्जन पढ़ाऊं, तो बेटा 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऐसा पढ़ा दूंगा ना, ऐसा पढ़ा दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा कि भैया कुछ पढ़ाया था। बात समझ, ऐसी ऐसी नई नई बातें बताऊंगा ना, कहेगा वाह यार भैया ऐसा भी होता था, मैंने तो कभी जिंदगी में सुना ही नहीं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिटेल वर्जन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि भैया डिटेल वीडियो बना दो, डिटेल वीडियो भी आएगी। मैंने वादा करा है बेटा, 10th बोर्ड से पहले सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, रैपिड रिवीजन कराऊंगा, MCQs, PYQs एंड सो ऑन। और इस बार तेरा रिजल्ट 0 से हीरो पहुंचेगा। तो तेरा भैया तेरे साथ है, दिल लगा के मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ो भाई। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तुम्हारा भैया विदा लेता है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी जगह इसी शाम। चलो बाय बाय, ध्यान रखना, बाय बाय बच्चों।